हेलो, वेलकम टू बीइंग आईएएस। आज हम बात करेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के ऊपर। तो ऐसे मैं अगर ब्रीफ के लिए बताऊं तो ब्रीफली अगर देखूं तो हमारा जो यूपीएससी एग्ज़ाम है, तो यूपीएससी एग्ज़ाम में जनरली जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4। ये 4 पेपर हैं। हम एक एक करके सारे पेपर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस 1 को। तो जीएस 1 अगर देखा जाए तो जीएस 1 में जो है वो है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। मतलब ये जो हमारा आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, उसको पूछा जाता है। साथ ही हमारा जो हिस्ट्री है उसको पूछा जाता है, इंडियन हिस्ट्री है, प्लस जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ठीक है, तो ये जो अभी इतना आप जो पूरा सेक्शन देख रहे हो, दिस होल सेक्शन, ये पूरा जो नीचे तक जा रहा है, ये क्या है? दिस इज़ आवर सिलेबस, दिस इज़ आवर सिलेबस। तो हम क्या करेंगे? टॉपिक बाय टॉपिक, वर्ड बाय वर्ड इसको डिकोड करेंगे इसको। तो इस आज के एपिसोड में हम क्या करेंगे? आज हम क्या करेंगे? सिलेबस को डिकोड करेंगे। ठीक है, एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस का मतलब समझेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, कौन से टॉपिक कवर होते हैं। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं, नीचे चलते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक जो आएगा वो है आर्ट एंड कल्चर। तो जो पहला लाइन लिखा हुआ है हमारे सिलेबस में, वो क्या लिखा हुआ है कि इंडियन कल्चर सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, तो ये बताया भी है इन्होंने कि एंशिएंट से मॉडर्न के बीच में। अब देखते हैं कि अच्छा, इन्होंने कह तो दिया, लेकिन इसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक कवर होता है, आखिर कौन कौन सा हमें पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो पहला है इंडियन आर्ट फॉर्म। तो इंडियन आर्ट फॉर्म के अंदर हमें इंडियन पेंटिंग्स पढ़नी है। अब पेंटिंग्स में भी कुछ कुछ ही पढ़ना है, जैसे हमारे पास हमें मुग़ल का पढ़ना है, मिनिएचर पेंटिंग्स पढ़ने हैं, मुग़ल, राजपूत और पहाड़ी पेंटिंग्स पढ़नी है। ठीक है, पेंटिंग में सिर्फ आपको इतना पढ़ना है। ओके, आगे है डांसेस इन इंडिया। तो डांसेस इन इंडिया में है आपका क्लासिकल जो डांस फॉर्म्स है, फोक डांस फॉर्म्स है, मॉडर्न डांस है, म्यूज़िक में आपको क्लासिकल और फोक पढ़ना है, पपिट्री पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब आर्ट का पार्ट है। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर, भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम एक बार हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिर आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ते हैं। तो ये एक तरह से समझ लीजिए 2 बार पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, ये तो हमारा आर्ट फॉर्म कवर हो गया। दूसरा, जब हम लिटरेचर कवर करेंगे ना, तो लिटरेचर में जितने भी हमारे क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेजेस हैं, जैसे वेदास, उपनिषद, पुराण और बुक रिटन बाय कालिदास, और ये जितने भी हमारे और भी विशाखा दत्त, जो जितने भी हमारे राइटर्स हैं, उनके बुक देखना पड़ेगा हमें। अच्छा हाँ, ये जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर, इसके बारे में हम एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैनिज्म लिटरेचर, तो ये थोड़ा थोड़ा हम उधर पढ़ते हैं। द्रविडियन लिटरेचर, द्रविडियन किधर का है? संगम, मतलब साउथ साइड का है। ठीक है, तो उधर साइड का जितना भी हमारा लिटरेचर है उसको भी देखना है हमें, मेडिवल लिटरेचर देखना है। ठीक है, तो ये तो हमारा किसका पार्ट हो गया? ये तो हमारा लिटरेचर का पार्ट हो गया। ठीक है, ओके, नाउ अभी अगर देखा जाए तो और कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे पपेट्री का कुछ पार्ट यहाँ रह गया था। पपेट्री में आपको ये सब भी कुछ पढ़ना है, पॉटरी भी पढ़ना है, ड्रामा थिएटर हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गया। तो ये सब दीज आर पार्ट ऑफ आर्ट। ओके, आर्ट एंड कल्चर्स कवर करना। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द आर्किटेक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्किटेक्चर का अगर सेक्शन देखा जाए तो आर्किटेक्चर में हमें मॉडर्न के हड़प्पन पढ़ना है, फिर मॉडर्न पढ़ना है, फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड, गुप्ता पीरियड, टेम्पल आर्किटेक्चर। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है ना, इसको आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने का एक तरीका है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर को अगर आप पुरानी हिस्ट्री से लिंक करके पढ़ोगे ना, जो नॉर्मल एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग, तो उससे अगर हम लिंक करेंगे तो बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट जाके पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स हमारा लिंक नहीं कर पाए, हम प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन ऐसे फिर नहीं होगा। ठीक है, आगे हमारा क्या दिया हुआ है? केव्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो बुद्धिस्ट केव, जैनिस केव, गुप्ता पेज, ये सब आप एक बार एंशिएंट में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर थोड़ा उनको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है ना, तो जैसे ऐसे समझो, जैसे अगर हम एंशिएंट पढ़ रहे हैं, तो जब हम बात करेंगे आर्किटेक्चर का, तो हम सिर्फ आर्किटेक्चर को फोकस होकर पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? बाकी सब चीज़ को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, ओके। आगे लिखा है हमारा मेडिवल एंड द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, जो हमारा डोम शेप का जितना भी ताजमहल का डिज़ाइन है, इधर उधर का डिज़ाइन है, देखो यहाँ लिखा है ना मुगल स्टाइल।
तो ये जितने भी डिज़ाइन है उन सबको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का डिज़ाइन क्या था, प्रोविंशियल स्टाइल क्या था, सिखों का क्या स्टाइल था, राजपूत का क्या था, तो ये सारा पढ़ना है। जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके हिसाब से फिर हमारा चेंज हो गया ना, जैसे घर अलग डिज़ाइन से बनने लगे, ब्रिजेस बनने लगे, जैसे रेलवे स्टेशन अलग स्टाइल से, तो किस स्टाइल से, कोई यूरोपियन इन्फ्लुएंस होता था, कोई इंडो सर्कैनिक आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस होता था, ठीक है। तो ये सारा जो आर्किटेक्चर जैसे जैसे टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, वो सबको हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर, तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे पहले के जब बुद्धिज्म केव में वो लोग ड्वेल करते थे ना, केव में रहते थे, तो केव में वो जितने भी मॉन्क्स होते थे केव में शरण लेते थे, जब वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह रेनी सीजन्स में, जब रास्ता बहुत ख़राब हो जाता था, तो कहीं ना कहीं इनका बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का बहुत बड़ा रोल प्ले है इंडियन आर्किटेक्चर में, ठीक है ना। ये सब डिटेल में हम कवर करेंगे अगर आप लोग बोलोगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो इसके लिए हम सीरीज़ ला सकते हैं। अभी के लिए जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सारा कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके जीएस के भी सेक्शंस कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, रॉक कट आर्किटेक्चर्स अगर देखा जाए तो इसमें हमारा साउथ इंडियन का, वेस्टर्न इंडियन का, ईस्टर्न इंडियन का, ये सब का पढ़ना, ओके। तो ये यहाँ तक जितना भी हमने ये सब, जितना भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो इसको। मैं रोक देता हूँ थोड़ा देर के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर का आप ऐसे स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो, या आर्किटेक्चर पार्ट का ले सकते हो, ओके, वीडियो रोक कर ले सकते हो। दिस इज़ आवर आर्किटेक्चर पार्ट एंड अगेन लेट्स मूव टू द एंशिएंट हिस्ट्री। ये मेन है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे। और देखो, अगर डायरेक्ट नहीं आते तो इनडायरेक्ट भी आते हैं। इनडायरेक्ट कैसे आते हैं? इनडायरेक्ट आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछ रहा है ना, तो आर्ट एंड कल्चर के थ्रू घुमा के पूछते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पार्ट को मिस कर दोगे, क्योंकि वो थोड़ा कम आता है, ओके। तो प्री हिस्ट्रिक जो पेज है हमारा, जो हमारा स्टोन एज है, कैथोलिक एज है, आयरन एज है, जिसमें हम जितने भी स्टोन एज के बारे में पढ़े, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, ये सब जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सब क्या है हमारा, दिस इज़ ऑल स्टोन एज, ठीक है। तो स्टोन एज के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है? टाउन प्लानिंग पढ़ना है, हड़प्पन सोसाइटी, वहाँ की सोसाइटी कैसे थी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजर सेंटर, वो जो हमारा मिला था, ठीक है, सीटाडेल वगैरह, सीटाडेल के बारे में जो पढ़ते हैं हम लोग, वो लैंड फॉर्म जो मिला था, वो सब के बारे में हमें पढ़ना है। हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है कि वहाँ पॉटरी मिलता था, पॉलिश पॉटरी मिलता था, ब्लैक एंड ग्रे पॉटरी, तो ऐसा करके बहुत कुछ पढ़ना है। अच्छा, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कल्चर, तो ये जो कल्चर का डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन के लिए बहुत कोई बोलता है कि जैसे को हो सकता है कोई बीमारी फैल गई, या नदी के किनारे लोग रहते थे तो बाढ़ में तबाह हो गया। तो ये सब आप जब डिटेल में पढ़ोगे ना, मैं तो ऐसे ऊपर से बोल रहा हूँ, मतलब अगर आप डिटेल में जब जाओगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अच्छा, वैदिक सोसाइटी में पढ़ना है ओरिजिनल होम्स ऑफ द आर्यंस, ठीक है ना। सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैदिक सोसाइटी, वैदिक लिटरेचर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ना सिस्टम एंड रिलीजन एंड द थॉट्स, ठीक है। तो ये जो वैदिक सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, प्री मौर्यन पीरियड, मतलब मौर्यन से पहले का केस का महाजनपद था, फिर हरंकिया डायनेस्टी था, फिर शिशुंगा डायनेस्टी आया, नंदा डायनेस्टी आया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको देखना पड़ेगा कि इससे क्या होता है ना। एक्चुअली अब कहेंगे कि क्यों पढ़ें हम इतना क्यों पढ़ें? इसलिए पढ़ें ना, क्योंकि जब हम इतना पढ़ेंगे ना तो हमारा टाइमलाइन दिमाग में क्लियर होगा। अच्छा, ठीक है, तो पहले आया प्री स्टोन, फिर आया हमारा प्री स्टोन के बाद हमारा आता है, प्री स्टोन के बाद आता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ऐसे करेंगे ना तो हमारा वे पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद आया फिर हमारा वैदिक सोसाइटी, फिर आया प्री मौर्यन। तो ऐसे करेंगे ना तो हमारा क्या होगा, एक टाइमलाइन रेडी होगा कि अच्छा ऐसे ऐसे कर करके हम यहाँ पहुँचे। तो उससे क्या होगा कि जब प्रीलिम्स में, जब हमें एक्चुअली देखो होता क्या है ना कि प्रीलिम्स के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, जस्ट वेट, प्रीलिम्स के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें एलिमिनेट करना पड़ता है ऑप्शंस को। कई बार क्या होता है कि ऐसे ऐसे ऑप्शंस पूछ दिए जाते हैं जिनका आंसर जल्दी किसी को पता नहीं होता है, लेकिन वो आगे पीछे टाइमलाइन से उनका आंसर करता है। तो कौन सा? एलिमिनेशन का मेथड हम लगाते हैं। एलिमिनेशन का मेथड कैसे लगाते हैं? 4 ऑप्शन है, मान लो 1, 2, 3, 4।
तो ए बी सी डी तो हम करते हैं, अच्छा ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये इन दोनों में 50-50 है, तो फिर अपना दिमाग लगा के किसी तरह फिर पहुँचेंगे कि नहीं ये फिर कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ ये आंसर। तो ये जो टेक्निक है ना, जिससे हम बाकी नॉलेज को यूज़ करके इनडायरेक्टली आंसर तक पहुँचते हैं, तो वो मेथड कौन सा कहलाता है? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो ये मैक्सिमम प्रीलिम्स में यूज़ होता है। अब ये तभी बेहतर होगा जब आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। कोई टॉपिक आप स्किप कर दोगे, आप रिलेट नहीं कर पाओगे। ओके, नाउ लेट्स मूव बैक। तो इसमें है हमारा, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म, तो इसमें है गौतम बुद्ध महावीर, ग्रोथ ऑफ द जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म, तो इसमें हमको ये पढ़ना। उसके बाद आता है मौर्यन एम्पायर, तो उसमें आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, और ये जो हमारा जो बुक है कौटिल्य का, फिर मेगास्थनीज, ये बहुत बड़े एक्सप्लोरर थे। कंटेम्प्रेरी कौटिल्य, कंटेम्प्रेरी मतलब कौटिल्य के साथ साथ ये थे, साथ मेगास्थनीज साथ में थे, उनके साथ में ही कोर्ट में थे, समझ लो। तो दोनों का नज़रिया बहुत अलग अलग है। ठीक है, तो ये डिटेल में पढ़ोगे। अशोका यानी सक्सेसर, और उसके बाद अशोका धर्मा, ये सब के बारे में हमें पढ़ना है। और मौर्यंस का जो डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन भी पढ़ना है हमें। ओके, तो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आएंगे पोस्ट मॉडर्न में, तो जितने भी इंडो ग्रीक शाकास, ये सब जितने कुशानास जो पहुँचे, ठीक है। फिर उसके बाद गांधारा, ये जितने भी आर्ट स्कूल है, मथुरा आर्ट स्कूल, अमरावती, ये सारे पढ़ने हैं। फिर गुप्ता पीरियड का एम्पेरिकल पढ़ना है हमें, ठीक है। तो उसके बाद हमें हर्षवर्धना का एज पढ़ना है पूरा। उसके बाद साउदर्न डायनेस्टी। तो ये सब थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, टॉपिक बाय टॉपिक दिया हुआ है, ताकि आपको ईजी पड़े, इधर उधर भटकना ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ लेट्स मूव टू द मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री में आपको देखो, ये एक्चुअली हमारा जो पूरा हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में बटेगा। जो पूरा हिस्ट्री है हमारा वो 3 पार्ट में बटेगा। एक में बटेगा एंशियंट, दूसरा बटेगा हमारा मॉडर्न, मेडिवल लिख देते हैं, मॉडर्न तो लास्ट में आ जाएगा ना। तो ये दूसरा होगा हमारा मेडिवल, और लास्ट जो होगा वो होगा मॉडर्न, ठीक है। तो एंशियंट में पढ़ेंगे पीछे से पूरा लेकर, मतलब जहाँ पर राजा वगैरह लोग का राज खत्म हो गया, अब मुगल्स का डिक्लाइन हुआ ना, जहाँ तक डिक्लाइन ऑफ मुगल, वहाँ तक एंशियंट आता है। उसके बाद मुगल्स के बाद से जितना भी हमारा ब्रिटिशर्स का फेज़ गुजरा, ये सब गुजरा, वो मेडिवल में आएगा। और जितना भी फिर मॉडर्न हो जाएगा आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, जितना भी फेज़ है ना हमारा, वो मॉडर्न में आएगा, ठीक है। तो अभी हम मेडिवल कहाँ पहुँचे हैं अभी तक हम लोग ये एंशियंट ख़त्म कर दिए हैं, एंशियंट हमारा ख़त्म हुआ, अभी हम मेडिवल यहाँ पर है। मतलब कि अब आ रहा है कौन, अब आ रहे हैं ये जितने भी हमारे अफ़गान, मुगल्स और राजपूत हैं, डेक्कन, ये सब है, जितना भी ये लोग आएगा, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत यहाँ आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ में स्लेव्स, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, तो एक्चुअली ये सब जितना दिया ना, ये सब आपको पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। स्ट्रगल ऑफ एम्पायर, हाँ, तो मेडिवल हिस्ट्री का जो पार्ट है ना, वो काफ़ी आप कह सकते हो कि थोड़ा छोटा है बाकी सब के मुकाबले। तो यहाँ आपको स्ट्रगल्स, मुगल्स के बारे में पढ़ने, कौन कौन से मुगल्स आए थे, और उसके बाद आपको सुर डायनेस्टी, मराठा, डेक्कन सल्तनत, इन सब के बारे में पढ़ना है, बस बहुत काफ़ी छोटा है। मेन आ जाता है आपका मॉडर्न, ठीक है। मॉडर्न, तो मॉडर्न इंडिया में कहाँ से, देखो यहाँ पर सिलेबस में ये लाइन लिखा होगा, यहाँ पर जो दिख रहा है ना, सिलेबस में एग्जैक्टली छापा होगा ये कि द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहाँ से कहाँ पढ़ना है, मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनैलिटी एंड इशू। कहाँ से, 18th सेंचुरी से अब तक, प्रेजेंट तक, वहाँ तक का बीच में जो कुछ हुआ है वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ना हमें, ठीक है। और साथ साथ फ्रीडम स्ट्रगल जो भी है हमारा, उसमें वेरियस, जो फ्रीडम स्ट्रगल का वेरियस स्टेजेस रहा, इम्पॉर्टेंट उसके कंट्रीब्यूटर्स, जो लोग का बहुत अच्छा रोल प्ले रहा, उनके बारे में पढ़ना है। फिर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो और जैसे जब प्रोटेस्ट हो रहा है हमारा फ्रीडम के लिए, तो ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ इंडिया के कोई नॉर्दर्न से ही हो रहा है, साउथ से भी प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। ईस्ट से भी प्रोटेस्ट हो रहा है, वेस्ट से भी हो रहा है, नॉर्थ से भी हो रहा है, साउथ से भी हो रहा है, तो हमें सब तरफ से देखना है, ठीक है। तो हमें पहला टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट मॉडर्न इंडिया इवेंट्स बिफोर 1857। तो 1857 से हम कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे मुगल्स के बाद क्या हुआ, ठीक है, कौन कौन सा वॉर होने लगा, क्योंकि देखो जैसे इंग्लिश इंटर किए इंडिया में, बहुत सारा वॉर हुआ। जैसे ये कार्नेटिक वॉर हुआ,
फिर बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बक्सर हुआ, एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, एंग्लो पंजाब वॉर हुआ। तो ये क्या हो रहा है, जो पहले से थोड़े बहुत जो राजा बच गए हैं उनके साथ क्या कर रहा है, ये ब्रिटिशर्स को लाइड कर रहा है, या ब्रिटिशर कोई दूसरे राजा के साथ, इंडिया कहीं दूसरे राजा के साथ टीम अप करके दूसरे राजा को बर्बाद कर रहा है। तो मतलब ये बहुत गेम और पॉलिटिक्स चल रहा है, ये पढ़ोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आगे है कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, यूरोपियन का एंट्री हुआ, फिर ब्रिटिश का देखो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि ब्रिटिशर कैसे इस पर इंडिया के ऊपर आ गया, जैसे कैप्चर कर लिया उनको, ठीक है ना। तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड देयर इम्पैक्ट, तो पॉलिसीज़ से इम्पैक्ट हुआ होगा ना, इकोनॉमी इंडिया में इकोनॉमी हुआ होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ होगा, सोशल कल्चर सब तरह से इम्पैक्ट पड़ा होगा। सोशल कल्चर रिफॉर्म्स मूवमेंट, अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो बाद में फिर अपराइजिंग वगैरह का भी देखना है। तो बहुत साल झेलने के बाद फिर ये 1857 में लोग रिवोल्ट भी तो करते हैं ना, तो उस रिवोल्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्योंकि अब हम सिलेबस में कैसे समझेंगे कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर उस चीज़ के वजह से कुछ मतलब भयानक चेंज आ रहा है ना हिस्ट्री में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या हुआ, इसमें जितने भी लीडर्स और नेचर इसमें रिवोल्ट में चले गए, इसको फिर सप्रेस किया गया, कॉन्सिक्वेंसेस भी इसका बहुत सारा हुआ। फिर एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस आया था इसके बाद। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें लॉस हुआ था इससे ब्रिटिशर्स को लग गया कि नहीं हमें इनको कुछ देना पड़ेगा, ये ऐसे शांत नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, तो नेशनलिज्म तो इसमें क्या है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री, तो कैसे कैसे यूनिफाई हो रहा है हमारा कंट्री। वेस्टर्न एजुकेशन का क्या है, कैसे इंग्लिश बन गया हमारा मेन लैंग्वेज, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम। रोल ऑफ प्रेस पढ़ेंगे, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पास्ट पढ़ेंगे, जो पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी इंडिया नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, एरा ऑफ मॉडरेट्स। तो हम ऐसा बहुत कुछ पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, ठीक है ना। ओके, ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट्स, नेशनलिज्म, रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज, तो ये 1905 से 1918 के बीच में क्या हुआ, स्वदेशी और बैकवर्ड मूवमेंट हुआ, सूरत स्प्लिट हुआ, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हुआ, और ये मॉर्ले और मिंटो रिफॉर्म, ये सब इतना अच्छा टॉपिक है कि पढ़ने के बाद पता चलता है कि काफ़ी बेहतरीन चेंजेस हुए थे, ठीक है। तो मतलब और उसके बाद ग्रोथ ऑफ द कम्युनलिज्म। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये हमें धीरे धीरे कवर करना है, ओके। और तो और इसमें कौन कौन सा रह गया, उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द मास नेशनलिज्म, तो 1919 से 1939 के बीच में ये क्या होता है, गांधी जी की एंट्री होती है यहीं पर, ठीक है। 1919 से 1920 के बीच में गांधी जी ऐसे आ गए थे, वो 1914 के ही आसपास आ गए थे इंडिया में, लेकिन वो 5-6 साल घूमे इधर उधर, ठीक है, वो देखे हर चीज़। उसके बाद उनकी एंट्री 1920 के आसपास होती है पॉलिटिक्स में। तो देखो यहाँ लिखा है महात्मा गांधी, हिज आइडियल्स एंड लीडरशिप। उसके बाद जितना भी हमारा रॉलेट एक्ट हुआ, सत्याग्रह हुआ, जलियांवाला बाग हुआ, ये सब तो उनके आने के बाद होता है ना। नॉन कॉपरेशन, खिलाफत मूवमेंट, स्वराजिस्ट, नो चार्जेस, इमरजेंसीज, जितना भी होता है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी होता है, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, ये जितना कुछ हो रहा है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सब में गांधी जी का बहुत बड़ा मतलब योगदान है इन सब चीज़ों में। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबको मिस नहीं कर सकते, ओके। दूसरी बात है टुवर्ड्स द फ्रीडम एंड द पार्टीशन, तो फ्रीडम और पार्टीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्या रहा, अगस्त ऑफर क्या था। एक्चुअली देखो अगस्त मंथ बहुत लकी रहा है हमारे कंट्री के लिए, हमेशा कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंज हुआ है हर बार अगस्त में, कुछ ना कुछ। जैसे इंडिपेंडेंस भी मिला हमें अगस्त में ही, तो अगर मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तो अगस्त महीने का बहुत अच्छा रोल मिलता है, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह, ग्रोथ ऑफ द कम्युनलिज्म, पीजेंट मूवमेंट, स्टेट पावर स्ट्रगल, क्रिप्स मिशन, ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट, वेलफेयर प्लान, INA, सुभाष चंद्र बोस, कैबिनेट मिशन, नेशनली ये जितना भी हो रहा है, इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस किसको बोलेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस उसको बोलेंगे ना कि आज़ादी के बाद क्या, तो नेशन बिल्डिंग क्या हुआ भाई। तो उसके बाद पार्टीशन हो गया, उसके बाद का क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स को साथ में कैसे लाएं, लिंग्विस्टिक रियलिज्म इन इंडिया, वो कह रहे थे कि हम अपने इंडिया को लैंग्वेज के आधार पे बांटेंगे। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, इशू ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, ट्राइबल कंसोलिडेशन, रीजनल एस्पिरेशंस, ठीक है। आप एक एक बार ये सिलेबस के एक एक वर्ड को ध्यान से देखो, ठीक है। अगर आपको कोई भी नहीं समझ में आ रहा, बस इस वर्ड को गूगल पे डालो और उसके आगे UPSC लिख दो, you will get everything about that, okay।
नाउ लेट्स मूव टू द फॉरेन पॉलिसी। क्या क्या हुआ, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हो गया, फिर वॉर विद पाकिस्तान और चाइना, फिर न्यूक्लियर पॉलिसी, इकोनॉमी में क्या क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड एंड कोऑपरेटिव्स, एग्रीरियन लैंड एंड रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है। पॉलिटी के हिसाब से क्या हुआ, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस और ये सब जितना भी हुआ। और सोशल में क्या चेंज हुआ, पॉपुलर मूवमेंट्स आ गए, कॉलोनियलिज्म आ गया, वुमेन इंडिया जो थी, इंडियन वुमेन्स जो थी वो इंडिपेंडेंस, उनका इशू फिर सामने आया वुमेन्स का कि वो कैसे इवॉल्व हों, वो कैसे हमारे इंडिपेंडेंस में आगे बढ़े। इंडिया आगे है पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अच्छा खासा चेंजेस हुआ, ठीक है। अब ये जो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ल्ड। और ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, बोलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री आता है मेंस में, ठीक है, इसको प्री वाले सेक्शन में ये नहीं आता है, तो आप ये मेंस का ही पोर्शन है, तो वैसे देख सकते हैं, क्योंकि ये अभी नहीं, ये प्रीलिम्स के बाद भी कुछ टाइम बचता तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये मतलब अब ये छोटा सा है। एक्चुअली इसमें क्या है, जितना भी हमारा वर्ल्ड लेवल पे जो काम हो रहा था ना, जैसे डिस्कवरी ऑफ द सी रूट हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, यूरोपियन रेवोल्यूशन हो गया, जितना भी अमेरिका जो वॉर हुआ, अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर नेशनलिज्म इन यूरोप, और उसके बाद कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म, ये सब कैसे बढ़ा, वर्ल्ड वार 1 क्या था, फिर वर्ल्ड वार 1 के बारे में फिर पढ़ोगे, वर्ल्ड वार 1 के बाद फिर पढ़ेंगे वर्ल्ड बिटवीन 2 वॉर्स, फिर वर्ल्ड वार 2, कोल्ड वॉर, ये बहुत कुछ छोटा छोटा चीज़ ये सब पढ़ना है जो जिसका वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा उस टाइम। नेक्स्ट है हमारा इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो सेलियंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी इन देयर। तो हमारी सोसाइटी के बारे में हमको पढ़ना है कि यूनिटी क्या है, चैलेंजेस क्या हुआ उस टाइम, ठीक है, कास्ट और सोशल और रिलीजियस, रोल ऑफ वुमेन एंड द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना हमें नेक्स्ट। तो इसमें वुमेन्स का क्या रोल रहा, हिस्ट्री से लेके हम पूरा पढ़ेंगे कि इंडिया में कैसे कैसे वुमेन्स का रोल ज़्यादा बढ़ा, पॉपुलेशन से क्या इशू हुआ, सोशल एम्पावरमेंट, कर्नलिज्म, रीजनलिज्म, तो ये सब टॉपिक्स भी हमें कवर करना है, ठीक है ना। ओके, यहाँ आकर ख़त्म होता है हमारा, कह सकते हैं, सोसाइटी और हिस्ट्री कुछ पोर्शन तक हमने पूरा कवर किया। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमें पढ़ना है, वर्ल्ड एंड द इंडियन जियोग्राफी, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, अभी तो हम लोग सिलेबस कवर कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद इसका बुक लिस्ट वगैरह भी मतलब कवर कर देंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव टू द जियोग्राफी का सेक्शन। इसमें हमें पढ़ना है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये जितने भी सेक्शन है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स, तो रॉक एंड रॉक साइकिल ये क्या होता है, फिर ओशनियोग्राफी, ओशंस के बारे में पढ़ना है, फिर क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ना है, सॉइल जियोग्राफी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्स अराउंड द वर्ल्ड, ये दूसरा टॉपिक है हमारे सिलेबस का। एक्चुअली क्या है, इसमें टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़ना है, ओरिजिन के बेसिस पे क्या कैसे होते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन क्या है, इंटीग्रेशन वगैरह, फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या है। तो ये सब एक्चुअली देखो, जियोग्राफी के लिए सोर्सेज, ये एक्चुअली टॉपिक तो बहुत है, लेकिन मैं डायरेक्ट सोर्सेज ही कवर कर देता हूँ। नहीं, एक मिनट, पहले हिस्ट्री का बता देता हूँ, उसके बाद अच्छा पहले जियोग्राफी का ही देख लेते हैं। तो जियोग्राफी का अगर सोर्स का बात करें तो एक तो हो जाएगा 11th एंड 12th NCERT, ठीक है। ये NCERT करना है, अगर आपका नहीं है तो फिर आप 9th 10th का भी कर सकते हो, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो, ठीक है। ओके, तो 9, 10, 11, 12 कर लोगे तो पूरा अच्छे से होगा। उसके बाद अगर आप एक स्टेप ऊपर जाना चाहते हो तो GC लियोंग कर सकते हो, GC लियोंग कर सकते हो, और साथ में एक एटलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलस रहना ही रहना। एटलस और मैप, ये दो चीज़ तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये जियोग्राफी में आपको मतलब समझ लो कि इट विल हेल्प यू टू सेल आउट, ठीक है। इट विल हेल्प यू टू नो द लोकेशंस बेटर, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द लोकेशन, अंडरस्टैंड मतलब कौन कहाँ कैसे है क्या है सारा कुछ। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सोर्सेज, एक बार ऊपर से देख लेते हैं। तो ये जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है, यहाँ पर हमारा जियोग्राफी का तो मैंने कवर कर दिया कि क्या पढ़ना है, और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए एक मिनट, जस्ट वेट, कहीं जगह है, हाँ,
हाँ, तो आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए हम क्या पढ़ सकते हैं? आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया है, नितिन सिंघानिया की बुक है। और हम NCERT भी कर सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के, ठीक है, तो उससे हमारा आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा। एंशियंट के लिए हम क्या पढ़ सकते हैं? एंशियंट के लिए हम RS शर्मा पढ़ सकते हैं, ठीक है, RS शर्मा है। और मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है, तो मेडिवल और मॉडर्न के लिए हम क्या, इसमें अलग अलग राइटर्स हैं, ठीक है। तो मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा, मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा, और इसके लिए सतीश चंद्रा। तो एक बार आपको इन सब बुक्स पढ़ने से एक होलिस्टिक व्यू मिलेगा पूरा। ये ज़रूर ओल्ड NCERTs हैं, ये ज़रूर ओल्ड NCERTs हैं, लेकिन इससे आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा बहुत बेहतरीन ढंग से, ठीक है, कि कहाँ मतलब कैसे क्या हुआ, बहुत एक होलिस्टिक व्यू मिल जाएगा पूरे सिलेबस का, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सब क्या था, हमने ये भी कवर कर दिया कौन कौन सा बुक है क्या है। तो एक बार ऐसे बता देते हैं समरी के फॉर्म में। तो फॉर जियोग्राफी ये है 11th 12th NCERT, और ठीक है, और एक GC लियोंग कर सकते हो, और एटलस और मैप तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। एंड फॉर आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया है, NCERT है, ठीक है। और एंशियंट के लिए क्या है, RS शर्मा, ये ओल्ड NCERT है सब, ठीक है ना। मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा, एंड मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा। ओके, तो ये सोर्सेज थे, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो। और ये था हमारा पूरा GS पेपर 1 का जो हमने सिलेबस डिकोड किया, वो था काफ़ी डेप्थ में था, काफ़ी आप कह सकते हो होलिस्टिक व्यू था। इसमें हमने एक एक टॉपिक को टॉपिक बाय टॉपिक कवर किया। ये तो आप पढ़ोगे, ये तो आपको सामने मिलेगा ही, बट इसमें जैसे एक लाइन, एक वर्ड है, आपको इसमें भी कौन कौन से टॉपिक, लिटरेचर में भी देखिए यहाँ पर पेंटिंग में कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है, डांसेस में क्या है, पपेट्री में क्या है, लिटरेचर में कौन कौन सा टॉपिक, तो हमने काफ़ी घुस के एक एक टॉपिक को देखा, ठीक है। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप सेव भी कर सकते हो, ठीक है, और शेयर कर सकते हो लोगों के साथ जो आपके फेलो एस्पिरेंट्स मेंबर हैं, उनको भी काफ़ी अच्छी आइडिया मिल जाएगी एक बार। तो ये पूरा वीडियो तो GS पेपर 1 का था। जल्दी ही मैं, अगर रिक्वेस्ट करोगे तो GS पेपर 2, 3, 4 ऑप्शनल सब का वीडियो आएगा एक एक करके। ओके, तो ठीक है, फिर अभी के लिए बाय, मिलते हैं फिर कभी किसी वीडियो में। अगर ठीक लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए, ठीक है ना। ओके, ठीक है, थैंक यू।